नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश की एक विकट समस्या है कि हमारे यहाँ समस्या रोज़ नई खड़ी होती हैं, मगर हम लोग हैं कि उनका समाधान पुरानी किताबों में देखते हैं, पुराने ग्रंथों में देखते हैं। और आज नहीं, आज समस्या आज की है और हम 5000 साल पहले की किताबों में उनके समाधान ढूंढते हैं, उनके तरीके ढूंढते हैं। हमारे पुरखे क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उनके समाधान थे समस्याओं के लिए। तो समस्याएं आज हैं, तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक नहीं है, पुरातनवादी है, परंपरावादी है, और इसीलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं। दोस्तों, संक्षेप में यह बात जो है, मैं आज ओशो जी के माध्यम से, आपने ओशो जी का नाम सुना होगा, बहुत महान दार्शनिक संत हुए हैं, हमारे बहुत ही विद्वान संत हुए हैं ओशो जी। और ओशो के विचार जो है बिल्कुल वैज्ञानिक रहे हैं, उनको समझने में लोगों की बड़ी गलतफहमी रही है, उनके दार्शनिक सिद्धांतों को लोग समझ नहीं पाए हैं, इसलिए बहुत से लोग उनकी निंदा करते हैं और उनको सेक्स गुरु और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन अगर उनके दृष्टिकोण को देखा जाए तो बहुत ही आधुनिक हैं और हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। उनकी बहुत पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, उनके विचारों को बहुत सुना है ऑडियो वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, तो मैं एक पुस्तक देख रहा था, ये उनकी पुस्तक है नए भारत की खोज। दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेख दिए हैं, उनके विचार हैं ओशो जी के। इसी परंपरावादी हमारी जो संस्कृति है कि समस्याएं आज हैं और हम उनका समाधान पीछे जाके ढूंढते हैं। हम आगे नहीं जाना चाहते हैं, भविष्य में खोज नहीं करते हैं। उनका जो है, हमारे पास कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, पुरातन पंथी उसको लेके चलते हैं और यही कारण है कि हम पिछड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, समझने लायक प्रसंग है। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रसंग को आप अवश्य सुनिएगा। और आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के। कि छोटे छोटे बच्चों को हम स्कूल में पढ़ाते हैं, सभी को यह कहानी पता होगी। वह कहानी है, एक सौदागर टोपियाँ बेचता है, तो टोपियाँ बेचने एक बाज़ार की तरफ गया है, रास्ते में थक गया है और एक वृक्ष के नीचे सो गया है। वृक्ष पर बंदरों का निवास है। उस सोए हुए सौदागर को देखकर वे नीचे उतरे हैं। उन्होंने उसकी पोटली खोल ली है। वह सौदागर टोपियां बनाकर बेचता है। उन बंदरों ने भी टोपियां पहन लीं और वृक्ष पर चढ़ गए। सौदागर की नींद खुली, सारी टोपियां वृक्ष पर बंदरों के पास चली गई थीं। बड़ा मुश्किल था उन टोपियों को बंदरों से वापस लेना, लेकिन मुश्किल नहीं थी। नकलचियों से कुछ भी करवा लेना बहुत मुश्किल नहीं होता। सौदागर ने अपने सिर पर पहनी टोपी निकालकर रास्ते पर फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी टोपियां निकालकर रास्ते पर फेंक दी। सौदागर ने टोपियां इकट्ठी कर लीं और घर लौट आया। इतनी कहानी आपने सुनी होगी, जी हाँ, इतनी ही कहानी हमने पढ़ी है, सुनी है दोस्तों। लेकिन आगे जो है ओशो सुनाते हैं कि यह कहानी आधी है। फिर सौदागर का बेटा बड़ा हुआ और उस बेटे ने भी टोपियां बेचना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं जो बाप से आगे बढ़ते हों। हालांकि दुनिया उन थोड़े बेटों से आगे बढ़ती है जो बाप से आगे बढ़ते हैं। दुनिया उन्हीं से आगे बढ़ती है, उन्हीं बेटों से जो बाप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई बाप नहीं चाहता कि बेटे बाप की सीमा को पार करके आगे जाएं, और ऐसे सब बाप खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाज के लिए ऐसे सब बाप जंजीरें साबित होते हैं। बाप ने बेटे को भी टोपियां बेचना सिखाया। यह बाप वही सिखा सकता है जो खुद सीखा हो, बिल्कुल वही सिखाएगा। बेटा टोपियां बेचने गया और उसी झाड़ के नीचे रुका, और जहां उसका बाप रुक गया था। नालायक बेटे वहीं ठहर जाते हैं जहां बाप ठहरते हैं, बिल्कुल। और उसने वहीं अपनी टोकरी रखी जहां बाप ने रखी थी, और दूसरी जगह कैसे रख सकता था। बंदरों की भी पीढ़ी बदल गई थी। नए बेटे वृक्ष पर बैठे थे, बंदरों के बेटे वृक्ष पर बैठे थे। सौदागर सो गया, वे बंदर नीचे उतरे, उन्होंने टोपियां लगाईं और वृक्ष पर चले गए। सौदागर की नींद खुली, उसे ख्याल आया, बाप ने कहा था एक बार बंदर उसकी टोपियां ले गए थे, तो उसने अपनी टोपी फेंक दी। वह हंसा, उसने कहा पागल हो, तुम्हें पता नहीं, तुमने समस्या खड़ी की है, लेकिन मेरे पास समाधान है। मेरे बाप ने मुझे समाधान दिया है। उसने अपनी टोपी सड़क पर फेंक दी, लेकिन बड़ा चमत्कार हुआ।
एक बंदर नीचे उतरा, उस टोपी को भी उठाकर ऊपर चला गया, क्योंकि वे बंदर अब तक सीख गए थे, वो भी अपने पुरखों से सीख गए थे। वे धोखा एक बार खा गए थे और दोबारा खाने को राजी नहीं थे, लेकिन वह आदमी का बेटा वही समाधान पकड़े था जो बाप ने पकड़ाया था। समस्या बदल गई क्योंकि बंदर बदल गए हैं। समय बदल गया था लेकिन समाधान पुराना था। यह आधी कहानी आपको पता नहीं होगी और यह आधी कहानी ज़्यादा ज़रूरी है पहली आधी कहानी से। बिल्कुल, क्यों? इससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ओशो जी कहते हैं इसलिए कि भारत की समस्याएं और भारत की प्रतिभा के संबंध में सोचते समय एक सूत्र मैंने कहा था, एस्केपिज्म, पलायनवाद। भारत की प्रतिभा का आत्मघात सिद्ध हुआ है, पलायनवाद प्रतिभा का। दूसरा सूत्र आज कहता हूँ, परंपरावाद, ट्रेडिशनलिज्म। उसने भारत की प्रतिभा को विकसित नहीं होने दिया, परंपरावाद ने। समस्याएं रोज़ बदल जाती हैं और समाधान हमारे बदलते ही नहीं। समाधान हमारे शाश्वत हैं और समस्याएं क्षण क्षण में बदल जाती हैं। इससे कोई समस्याओं को नुकसान नहीं होता, इससे पकड़े हुए समाधान को जो बैठे हैं वे पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं और जीवन का मुकाबला नहीं कर पाते। बदली हुई समस्या बदला हुआ समाधान चाहती है, लेकिन परंपरावादी की दृष्टि यह होती है कि जो समाधान परंपरा ने दिया है वही सत्य है, जो पुराने से आया है वही सत्य है, जो पुराने से आया है, प्राचीन काल से चला रहा है वही सत्य है। नए की खोज करना पाप है और पुराने को मानना पुण्य है और धर्म है, वही धर्म भी है। और जो समाज पुराने को मानने को ही धर्म समझ लेता है और नए से भयभीत हो जाता है, उस समाज की प्रतिभा का विकास अवरुद्ध हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्रतिभा विकसित होती है नए की खोज से, निरंतर नए की खोज से। जितना हम नया खोजते हैं उतना हमारा मस्तिष्क विकसित होता है। जितना हम पुराने को पकड़ लेते हैं उतना ही मस्तिष्क के विकास की ज़रूरत समाप्त हो जाती है। पुराने को पकड़े रहो तो दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है। नई समस्या एक मौका बनाती है कि हम नई चुनौती स्वीकार करें, नए समाधान खोजें ताकि हम विकसित हो जाएं। न समस्या का उतना मूल्य है न समाधान का उतना मूल्य है, लेकिन समस्या समाधान को खोजने की चुनौती देती है। अंतिम मूल्य चेतना के विकास का है, लेकिन जो लोग पुराने समाधान से चिपक के रह जाते हैं उनकी चेतना चुनौती खो देती है और वे विकसित नहीं हो पाते। ये हमारे देश के लिए बिल्कुल फिट बैठता है दोस्तों कि हम पुरानी समस्या नहीं है हमारी, लेकिन समाधान पुराने हैं। हम नए समाधान नहीं तलाशते, उसमें हम मस्तिष्क नहीं लगाते। भारत की प्रतिभा पुराने समाधानों को पकड़कर ठहर गई है और इतनी हैरानी मालूम होती है कि पता नहीं कब ठहर गई है, कितने हजार वर्ष पहले, यह भी कहना मुश्किल है। ऐसा ही लगता है कि ज्ञात इतिहास जब से हम जानते हैं इतिहास को, तब से भारत ठहरा ही हुआ है और जितना पुराना समाधान हो हमारे मन में उसका उतना ही आदर है। जितनी पुरानी किताब हो, ग्रंथ हो, उतना ही सम्मान है। यह पुराने का आदर और पुराने का सम्मान नए को कैसे जन्म होने देगा? और जो प्रतिभा नए को जन्म देना बंद कर देती है वह प्रतिभा बहुत पहले मर चुकी होती है। अब उसकी जीवंतता खो गई है, अब वह जीवित नहीं है। जीवन की प्रत्येक बात के उत्तर हमने खोज लिए हैं, पता नहीं कब खोज लिए हैं। और ऐसा मालूम होता है कि जिन शास्त्रों को पढ़कर हम बैठे हैं वे शास्त्र भी यह कहते हैं कि फलां ऋषि से फलां ऋषि ने सुना, फलां ऋषि ने फलां ऋषि से सुना, उनसे हमने सुना, जो सुना है उसी को स्मरण करके हम कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और आप ढोल में पोल चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं सारी चीज़ें, सुनी सुनाई बातें हैं सबकी, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना। यही ओशो जी कहते हैं। हमारे पुराने शास्त्रों का नाम है श्रुति और स्मृति। देखिए, श्रुति यानी जो सुना है, जाना नहीं। स्मृति यानी जो याद किया गया है, जाना नहीं। हम सदा से सुनते ही और याद ही करते रहे हैं, हमेशा पिछले से सुना है और आगे दोहरा दिया जाता है।
हजारों वर्ष से हम दोहरा रहे हैं। इस दोहराने से, इस रिपीटिशन ने जंग लगा दिया है हमारे सारे मस्तिष्क को, सारी मेधा को। हमारी सारी बुद्धि सड़ गई है। हमारे मस्तिष्क के पास सिवाय पुराने उधार सड़े हुए समाधानों के और कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज़िंदगी में हम रोज़ हारते चले गए और आज भी हार रहे हैं, और कल भी बहुत कम आशा दिखाई पड़ती है कि हम जीत सकें। क्योंकि जब तक यह मस्तिष्क है, यह पुराना दिमाग, तब तक हमारी जीत, जीवन के संघर्ष में हमारी विजय असंभव मालूम होती है। क्योंकि प्रत्येक नई समस्या कहती है नया समाधान लाओ, नया समाधान ढूंढिए। प्रत्येक समस्या यही कहती है, और हम अपनी किताब में खोजने चले जाते हैं और पुराने समाधान ले आते हैं। यह पुराना समाधान अब काम नहीं करेंगे, और कोई पुरानी स्थिति फिर दोबारा नहीं दोहरती है। जो लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट करती है, वे बिल्कुल झूठ कहते हैं। जगत में कुछ नहीं दोहरता है, इतिहास कभी नहीं दोहरता है, कुछ भी नहीं दोहरता है, कुछ भी दोहर नहीं सकता है। 24 घंटे में गंगा का पानी बहुत बह चुका है, आपकी चेतना का भी बहुत जल बह चुका है। आप वही नहीं हैं, और अगर वही हैं तो बहुत दुखद है यह बात, क्योंकि आप सिर्फ मरे हुए आदमी हैं। सिर्फ मरा हुआ नहीं बदलता, जीवन तो बदलता चला जाता है। आप वही नहीं हो सकते जो कल थे, और इस घंटे भर के बाद अब आप इस हाल से निकलेंगे तो वह वही नहीं होंगे जो हाल में प्रवेश करते समय थे। कैसे वही हो सकते हैं? घंटे भर में किताब, घंटे भर में कितना सब बदल जाएगा। घंटे भर में यह चित्त कितनी नई बातें सोचेगा, कितना पुराना बह जाएगा, कितना नए का प्रवेश हो जाएगा। जीवन में पुराना कहीं भी नहीं है, जीवन तो प्रतिपल नया है, लेकिन हमारा मन पुराना है। पुराने मन और नए जीवन में जोड़ नहीं बैठता, तालमेल नहीं बैठता, और तब जब जांच पैदा होती है, तब परेशानी पैदा होती है, तब चिंता पैदा होती है। भारत के सामने जो बड़ी से बड़ी चिंता है वह यह है कि ज़िंदगी रोज़ नए नए सवाल खड़े कर रही है, और हमारे पास पुरानी किताबें हैं और पुराने समाधान हैं। अगर अछूत के संबंध में फिर से सोचने का सवाल है तो मनुस्मृति खोल कर बैठेंगे और खोज रहे हैं कि लोग कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। कोई 3000 वर्ष पहले मनु ने क्या कहा है, उसका आज क्या उपयोग हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है। समस्या आज की है और बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम समाधान सदा पुराने खोजेंगे। जिंदगी का सवाल उठेगा और आदमी गीता खोलकर समाधान खोजेगा। गीता किसी समस्या का उत्तर थी। अर्जुन के सामने कोई सवाल खड़ा हो गया होगा और गीता उस सवाल का उत्तर थी। लेकिन जब अर्जुन ने सवाल खड़ा किया था तो कृष्ण ने कोई पुरानी किताब खोलकर समाधान नहीं खोजा था। वे नहीं गए थे कि खोल लेते वेद और वेद पढ़कर सुनाने लगते अर्जुन को। एक समस्या सामने खड़ी हुई थी अर्जुन के, युद्ध था। युद्ध से भागने का मन था, हिंसा थी, हिंसा से छूटने का मन था, अपने ही प्रियजन थे, उनकी हत्या करने का सवाल था, और अर्जुन का मन डामाडोल हो गया था। तो कृष्ण कोई बहुत पुरानी किताब खोजने नहीं चले गए। कृष्ण ने उस समस्या का सामना किया, एनकाउंटर किया, एक जवाब दिया। वह जवाब लेकर हम बैठे हुए हैं, और गांधी के सामने कोई समस्या हो तो गीता माता को खोलकर बैठ जाते हैं। खतरनाक है यह प्रवृत्ति। सवाल नए हैं, किताबें सब पुरानी हैं। किताबें नई कैसे हो सकती हैं? लिखी गई कि पुरानी हो गई। कोई उत्तर दिया गया कि पुराना हो गया। सभी उत्तर पुराने हैं, क्योंकि देते ही पुराने हो जाएंगे, और सब सवाल नए हैं, और नया सवाल नई चेतना की मांग करता है। भारत की प्रतिभा में जो सबसे बड़ा अवरोध है वह उसकी परंपरा है, परंपरावाद है। परंपराएं तो होंगी, लेकिन परंपरावाद बिल्कुल दूसरी बात है। ट्रेडिशंस तो होंगी, लेकिन ट्रेडिशनलिज्म बिल्कुल दूसरी बात है। परंपराएं तो बनेंगी, लेकिन अगर परंपरावादी चित्त न हो तो हम कभी उनसे बंधे नहीं होंगे, उनसे सदा ऊपर उठते रहेंगे, उनको ट्रांसजेंड करते रहेंगे, रोज़ उनके पार जाते रहेंगे। लेकिन अगर परंपरा का वाद पैदा हो गया है कि जो अतीत में है, पुराना है, उसे ही पकड़ना है, क्योंकि वही सत्य है, वही ऋषि मुनियों का जाना हुआ है, वही ज्ञानियों का कहा हुआ है। हम अज्ञानी कैसे खोज सकते हैं? हम तो सिर्फ मान सकते हैं। तो फिर पूरे मुल्क की जीवन चेतना एक कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाने लगेगी।
वहीं की वहीं घूमेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। फिर सीधी रेखा में गति नहीं होगी, फिर हम चक्कर लगाते रहेंगे। फिर हमारा एक ही काम होगा कि हम पुराने को सिद्ध करने की सारी ताकत लगाते रहें। समस्याएं हमारी फिक्र नहीं करेंगी, वह बढ़ती चली जाएंगी। वह इस बात की चिंता नहीं करेंगी कि आपके लिए रुकी रहें, वे रोज़ बदलती चली जाएंगी और हम हर रोज़ पिछड़ते चले जाएंगे। भारत कंटेम्प्रेरी नहीं है, हम 20वीं सदी में नहीं रह रहे हैं, हम रह रहे हैं कोई ईसा से 1000 साल पहले, कोई 3000 वर्ष पहले। हम वहीं ठहरे हुए हैं जहाँ गीता और मनु, महावीर और बुद्ध ठहर गए हैं। हम इसके आगे नहीं बढ़े। 3000 साल से हमारी चेतना एक चक्कर में घूम रही है और एक ही काम कर रही है कि पुराने का गुणगान करो, पुराने को सिद्ध करो, पुराना ही ठीक है और पुराने को ज़्यादा पुराना सिद्ध करो। जाहिर है कि हमारे वेद 5000 वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन हमारे मन को बड़ी चोट लगती है अगर कोई यह कहे कि वे 5000 वर्ष पुराने हैं। ऐसे लोग हैं इस मुल्क में जो 75 वर्ष पुराना सिद्ध करना चाहते हैं, 90,000 वर्ष पुराना सिद्ध करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको अरबों वर्ष का आदि सनातन सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी तृप्ति इससे भी नहीं होती, वे कहते हैं वे सनातन हैं, वे हमेशा से हैं, समय में उनको नहीं बांधा जा सकता। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं पहले वेद बना और फिर सब कुछ बना। यह पीछे खींचने का पागल मोह क्या है? क्यों पीछे खींचना चाहते हैं? पीछे खींचने का मोह इसलिए है कि हमारा ख्याल यह है कि जो जितना पुराना वह उतना सत्यतर है, उतना शुद्धतर है, जो जितना नया है उतना अशुद्ध है, उतना गलत है। पुराना होना ही बड़ी बहुमूल्य बात है। शराब के संबंध में तो कहा जाता है कि पुरानी शराब अच्छी होती है, लेकिन सत्य पुराने अच्छे नहीं होते। लेकिन हम सत्य के साथ भी शराब का ही व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी पुराना सिद्ध करने में बड़ी ताकत लगाते हैं। और सत्य कोई नशा लाने के लिए थोड़ी है। शराब इसलिए अच्छी होती है कि जितनी पुरानी होती है उतनी सड़ जाती है, और जितनी सड़ जाती है उतनी नशे वाली हो जाती है। सत्य जितना पुराना हो जाता है उतना ही सड़ जाता है, उतना ही खतरनाक हो जाता है, उतना ही फेंकने योग्य हो जाता है। सत्य रोज़ नया चाहिए। शराब पुरानी चल सकती है, लेकिन कुछ लोग शास्त्रों के साथ भी यही करते हैं जो शराब के साथ करते हैं। शास्त्र भी उनकी शराब है, और इसलिए पुराना सिद्ध करने की कोशिश चलती है कि हमारा शास्त्र सबसे ज़्यादा पुराना है। हिंदुस्तान की प्रतिभा का ज़्यादा समय इस तरह की नॉनसेंस में, बेवकूफ़ियों में खर्च होता है। मैं एक सभा में बोल रहा था, एक सज्जन खड़े हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आपसे एक बात पूछनी है कि उम्र महावीर की बड़ी थी या बुद्ध की बड़ी थी। मैं 3 साल से शोध कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है कि बुद्ध की उम्र बड़ी थी कि महावीर की बड़ी थी। एक बात तय है कि तुम्हारी 3 साल की उम्र ख़राब हो गई। वह कुछ भी कोई बड़ा रहा हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, इसमें भी अगर महावीर को उम्र में बड़ा सिद्ध किया जा सके तो जैसे वह बड़े हो जाएंगे बुद्ध से, या बुद्ध को बड़ा सिद्ध किया जा सके तो वह बड़े हो जाएंगे, तो महावीर पुराने हो जाएंगे। यह पुराने का मोह कारण नहीं है, इसके पीछे कारण है, और यह कारण हमारी समझ में आ जाए तो हम भारत की प्रतिभा को नए के लिए मुक्त कर सकते हैं। यह कारण समझना चाहिए। पहली बात, पुराना सुरक्षित है, सिक्योरिटी है उसमें, वह जाना माना है, वह परिचित है। पुराना उसे हम भली भांत जानते हैं, वह शास्त्र में रेखाबद्ध है, लिखा हुआ है, वह लीक पीटी हुई है, उस पर जाने में डर नहीं है। नया हमेशा खतरनाक है, डेंजरस है, पता नहीं क्या हो, लीकबद्ध नहीं है, रेखाबद्ध नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, अनचार्टर्ड है, तो नए में डर मालूम पड़ता है, असुरक्षा मालूम पड़ती है कि कहीं ऐसा न हो कि पुराने को छोड़ दें और नया भटका दे। इसलिए पुराने को पकड़े रहो, नए पर मत जाओ। जो कौम जितनी भयभीत होती हैं उतना पुराने का आदर करती हैं। पुराने के आदर के पीछे फियर यानी भय काम करता है। जो कौम जितनी निर्भय होती हैं उतनी नए की खोज करती हैं, नए का एडवेंचर, नए का साहस। जो नहीं जाना है उसे जानना है, निश्चित ही उसमें खतरे हैं, क्योंकि हो सकता है नया रास्ता गड्ढों में ले जाए, पहाड़ों में ले जाए, खतरों में ले जाए।
ऐसी जगह ले जाए जहां ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए, नया खतरे में ले जा सकता है। पुराना पहचाना हुआ है, उसी रास्ते से हजारों बार हम गुजरे हैं, हजारों लोग गुजरे हैं। उस रास्ते पर हजारों लोगों के चरण चिन्ह हैं, वह पहचाना परिचित है। उस पर चलने में सुविधा है, सुरक्षा है, लेकिन ज्ञात होना चाहिए कि जितना जीवन सुरक्षित हो जाता है उतना ही मर जाता है। जितनी असुरक्षा को वर्ण करने की हिम्मत हो, जीवन उतना ही लिविंग और जीवंत होता है। क्यों? सच तो यह है कि जीवन स्वयं एक असुरक्षा है। जो मर गए हैं वे ही केवल सुरक्षित हैं, अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए कब्र से ज़्यादा सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। कोई बीमा कंपनी इतनी सुरक्षा नहीं दे सकती जितना मरघट देता है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पहली तो बात यह है कि मरने के बाद फिर आप मर नहीं सकते। मर गए और मर गए, ख़त्म। अब वह बात ख़त्म हो गई। अब मरने का कोई डर नहीं है। मरने के बाद बीमार नहीं पड़ सकते, मरने के बाद पाप नहीं कर सकते, अपराध नहीं कर सकते, मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, नया कुछ भी नहीं होगा। मरने का मतलब है कि नए का होना बंद हो गया। अब तो जो हो गया सब चीज़ें वहीं ठहर जाएंगी। एक आदमी मर गया, तारीख को महीने की 8 तारीख नहीं, तारीख को 1 महीने, तारीख को महीने की, तो 2 तारीख नहीं आएगी, 3 तारीख नहीं आएगी, अब कुछ नहीं आएगा। 1 तारीख पर सब ठहर गया उस आदमी के लिए। अब नया नहीं होगा, अब जो हो गया है हो गया। अब सिर्फ इतिहास होगा, भविष्य नहीं होगा। मरे हुए आदमी का सिर्फ अतीत होता है, भविष्य नहीं होता। दोस्तों, मरे हुए आदमी का सिर्फ अतीत होता है, भविष्य नहीं होता। इस तरह से ये राष्ट्र के लिए भी और विश्व के लिए भी और हर बंदे के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये चेतावनी है कि आप प्रयत्न करें, परंपरावादी न बने और पुराने के पीछे न भागते रहें। समस्याएं नहीं हैं तो नए समाधान भी खोजिए, नए आविष्कार भी करिए, आविष्कार भी कीजिए और वैज्ञानिक बनिए। दोस्तों, कितने सामयिक हैं ओशो जी के ये प्रवचन, ये विचार। तो दोस्तों, मैंने आपके समक्ष रखे, सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आभार। और आपसे एक ही अनुरोध, ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।